नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने को ललायित है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि उपचुनाव के परिणाम उनकी पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 4 कांग्रेस के पास थी, जबकि एक पर भाजपा, भारतीय आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के विधायक थे। इन 7 सीटों में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूंबर और रामगढ़ है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने के तुरंत बाद टिकट के दावेदार ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक दल भी आपको बता दें जोड़ गुणा भाग करके समीकरण जो है वो बैठाने में लगे हुए हैं। 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में टिकट की दौड़ में शामिल नेता जयपुर से दिल्ली तक पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुख भी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर पार्टियां किस आधार पर अपना उम्मीदवार जो है वो तय करेगी। क्या जातिवाद इसमें एक बड़ा फैक्टर होगा? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल इस वक्त चर्चा में हमारे साथ है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। सबसे पहले सुमित जी, आपसे, इस बार जो टिकट का वितरण होगा उपचुनाव के अंदर, उसमें कौन से वो फैक्टर हैं जो हावी रहने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, आप राजस्थान में जो उपचुनाव हैं जो 7 सीटों पे होने जा रहे हैं, जी तो आप जो बोल रहे हो कि किस प्रकार से चयन किया जाएगा, तो मैं आपको निवेदन कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जी निश्चित संगठन सर्वोपरि है। यहाँ पर किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है। जी यहाँ एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनते देश की जनता ने देखा है, और देश की जनता ने एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बनते भी देखा है। इन सभी उदाहरणों के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, तो निश्चित ही जो संगठन के लिए लगातार जनता के हित में, जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है। वो पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, वो छोटे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो निश्चित ही एक एक ऐसा अनुशासित कार्यकर्ता जो जिस भी सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित ही मान के चलिए कि वो जीत दिलाने वाला, और एक वो कहते हैं ना कि जिताऊ चेहरा जिसको आप कह सकते हैं। जी तो ये इसके लिए बिल्कुल कंप्लीट सर्वे हो भी चुका है, रिपोर्ट ऊपर जा भी चुकी है, जी और फाइनली जल्दी का निष्कर्ष और निचोड़ सामने आने वाला है। जी और हमारे जो अभी कैंडिडेट होंगे इन 7 विधानसभाओं पर, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर बिल्कुल विजय मिलेगी, क्योंकि पूर्व में किए गए कार्य आप देखिए। पिछले 10 माह में भजनलाल जी की सरकार में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के लगभग हम 50% से ऊपर हम कार्य कर चुके हैं, और कार्य प्रगति पर है, इन प्रोसेस है। और आप छोटी सी बानगी ये भी देख सकते हैं कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, वो लगातार देश के हित में लगातार बड़े मुद्दों को लेकर के, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो भी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा, हरियाणा में हमारे को पूर्ण रूप की बिल्कुल सरकार भी मिली, और पूर्ण बहुमत के साथ में हम सत्ता में आए। पूर्ण बहुमत के साथ हम हरियाणा में सत्ता में आए, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिविटी है, जनता के लिए एक सकारात्मकता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हरियाणा में आज सकारात्मक परिणाम आए हैं, केंद्र में तीसरी बार बिल्कुल सत्ता हमारी आई है, और आप देखें राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हैं। इन सभी तमाम मामलों को, मुद्दों को लेकर के जब आप बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। जी जी चलिए, राजकुमार जी क्या कहेंगे सर, ओपनिंग नोट? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन भी 7 विधानसभा सीटों पर टिकट दिया जाएगा, वो हमारी पार्टी का सर्वे हो चुका है।
जो सर्वे में नाम निकल के प्रमुखता से सामने आया उसी को दिया जाएगा, जब चाहे वो उसके किसी के रिश्तेदार निकले या आम कार्यकर्ता निकले या कोई भी निकले, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो वो कभी हारने के लिए किसी को टिकट नहीं देता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और यहाँ पे। और दूसरा बात है कि जो हमारी कांग्रेस की तैयारी, हमने हमारे सातों विधानसभा सीटों के 77 मंडलों के सभी बूथों पर, पंचायत अध्यक्षों पर हमने हमारी कमेटियां बन चुकी है और बहुत प्रभावी तौर पे हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। रही रिजल्ट की बात, तो जो जहाँ के हमने देख रखा है कि 4 सीटें हमारी, एक रालपा की, एक बाप की और इनकी है, तो निश्चित तौर पे इस बार एक एक सीट जो इनके खाते में थी सलूम्बर वाली, वो भी इनके खाते से जाने वाली है। क्योंकि ये अभी बताया था कि पिछले 100 दिन का कार्यकाल, में खुला बोलता हूं कि आपने किया क्या। आपने सिर्फ इन 100 दिन के अंदर ब्रह्मांड भाषण और भ्रमित करने का काम किया। आपके मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा से फुर्सत नहीं, भाषणों से आपके नेताओं को फुर्सत नहीं, और जनता को गुमराह करने का काम जो आपके मंत्री लोग कर रहे, कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी वापिस आ जाते हैं जनता के मुद्दे उठाने। आज तक इन्होंने जितनी भी फैसले लिए उन सब जी। पे इनको यू टर्न लेना पड़ा, साथ साथ इनको यू टर्न की सरकार भी हम बोल सकते हैं, और इसका परिणाम इनको लोकसभा में भी मिला था अभी भी। और रही हरियाणा चुनाव की बात, तो हरियाणा चुनाव के महज इतना सा कि 22,000 वोटों का टोटल फर्क रहा है जीत और हार का, जिसमें से 30 वोट, 32 वोट और बहुत सारी ईवीएम में 90% बैटरी थी, उनके भी केस चल रहे हैं। पूरी जनता ने देखा है, भ्रमित करने का काम इससे ये नहीं कि उसका प्रभाव यहाँ पड़ना है। और हरियाणा की परिस्थिति और राजस्थान की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। हम अन्य राज्य की अपेक्षा करके यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ के मुद्दे अलग है, यहाँ की कास्ट अलग है, यहाँ के लोग अलग है। तो निश्चित तौर पे आप ये तय मानिएगा कि 7 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है और 7 सीटों पर हम जीत रहे हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, आपने कहा कि जो कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता भी हो सकता है टिकट बंटवारे के अंदर, किसी का भी नाम आ सकता है बीजेपी पार्टी के अंदर, तो क्या कहीं ना कहीं, लेकिन आपको नहीं लगता जातिगत फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे? देखिए, मैंने अभी आपको जैसा पहले कहा कि हो सकता है बिल्कुल जातिगत जाति के अनुरूप वहां कौन सी जाति हावी है, ज्यादा संख्या में है, और वो राजनीतिक बिल्कुल एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन पीछे अगर आप जी। कारण जानोगे या फिर वास्तविकता देखोगे तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि पहले एक अनुशासित कार्यकर्ता, और हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो परिवारवाद को नहीं, या फिर वो लीपा पोती वाला नहीं होता, ये कांग्रेस वाला जो सिस्टम है। जी। जैसा ये कह रहे हैं कि हम सर्वे कर चुके हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं ये सर्वे कर चुके हैं, लेकिन सर्वे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर वैसा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ एक अनुशासित रूप से कार्यक्रम है, और आप देखेंगे लगातार कि कांग्रेस में पूर्व में भी ऐसा कई बार हो चुका कि टिकट फाइनल हो गया, लेकिन जब फिर ऊपर से गांधी परिवार से या फिर उनका कोई खास व्यक्ति हुआ तो फिर तुरंत उनका टिकट कट गया। तो यहाँ परिवार तो है ही नहीं कोई। यहाँ तो मैंने जैसा भी आपको पहले कहा कि संगठन सर्वोपरि है, तो संगठन सर्वोपरि मान करके जो कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में संगठन के लिए और जनता के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो पहली प्रायोरिटी पर होते हैं। ऐसा आज से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 1980 से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक सामान्य कार्यकर्ता जब ऊंचाइयों को छूता है तो निश्चित रूप से परिणाम भी देता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस कार्यकर्ता को वास्तव में एक जमीनी स्तर से जब नहीं आता तो उसके परिणाम भी दुष्परिणाम में देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ये पूरे शुरुआत से ही आप लगातार देखिए परिवारवाद तो था ही, लेकिन ये कभी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं रहे। उसका परिणाम जनता ने, देश की जनता ने भोगा। और आप देखिए इन्होंने जो परिवारवाद चलाया उसके बाद इनकी एक मानसिकता ऐसी बन गई कि लगातार राजस्थान में भी हो चाहे अन्य राज्यों में की बात करें तो वहां इन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को या फिर सिर्फ एक डमी टाइप से, तो इस प्रकार से इन लोगों ने कैंडिडेट उतारे। मैं सिर्फ व्यक्ति विशेष आज 7 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर बता रहा हूं कि टिकट किस प्रकार से वितरित किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको मैंने बार बार ये बिल्कुल कह रहा हूं कि एक अनुशासित पार्टी होने के नाते और एक सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ पे टिकट दिया जाता है, और लास्ट में बिल्कुल अभी मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक जिताऊ चेहरा वास्तव में, क्योंकि जीतना तो इतना जरूरी है और निश्चित रूप से, लेकिन पहली प्राथमिकता जहां अनुशासन आती है, निष्ठा आती है, जनता की सेवा करने की बात आती है, उसके बाद जिताऊ चेहरा। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जातिगत समीकरण, सभी समीकरणों को साधते हुए, क्योंकि वास्तव में जातिवाद अभी लगातार हावी होता जा रहा है कि आप देखिए कि जिस प्रकार से लेकिन आपको नहीं लगता सर अब राजनीति जो है वो जातिवाद से ऊपर उठकर होनी चाहिए? बात हमें काम की करनी चाहिए।
बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जिनको ये गांधी परिवार के जो ज्यादा हैं, जैसे राहुल गांधी जी लगातार जाकर के अन्य राज्यों में जैसे झूठी जुमलेबाजी कर रहे थे, इन्होंने कश्मीर में की, हरियाणा में भी करी, लोकसभा में भी करी, और फिर बाद में देखा तो उसका परिणाम शून्य था। तो ये लोग जिस प्रकार से कर रहे थे, तो कुछ लोग देखो, जनता भोली जरूर होती है, लेकिन उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप लगातार देखिए कि जनता भोली होती है तो इनको ये थोड़ा सा कई बार घुमा देते हैं या झूठ बोल करके बल कराने का काम करते हैं ये। उसके परिणाम लेकिन मात्र 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज में आता है। लेकिन आप लगातार देखिए, मैं बार बार ये कहूंगा, कैंडिडेट कोई से भी आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के साथ में जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या हम राज्य सरकार की बात करें, तो निश्चित ही जो विकास के कार्य हैं, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच रही है। आप देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर मुद्दों की बात करूं तो राजस्थान में जो विकास की गंगा भजनलाल जी के आने के बाद जो लगातार बह रही है, हम चाहे ईआरसीपी की बात करें, एक चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, घरेलू महिलाओं की बात करें, और इस प्रकार से तमाम जो राजस्थान के बड़े मुद्दे हुआ करते थे, उन सभी मुद्दों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसको लेकर के लगातार जो विकास की गंगा राजस्थान में बह रही है, तो उससे हम आश्वस्त हैं, क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय पर जनता को झूठे जुमलेबाजी करने से ही कार्य नहीं चलता। निश्चित ही विकास के कार्य करने होते हैं। और हम कहते हैं कि साहब, ये लगातार ये जो कांग्रेस का समय हमेशा देखा है कि आपने लगातार आपने देखा कि ये लोग बिल्कुल उस चुनाव के टाइम पे लगातार बिल्कुल इस तरीके से लग जाते हैं कि, और झूठी जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना। लेकिन पूर्व के विकास के जो कार्य होते हैं उनको देख करके निश्चित ही हम आश्वस्त हैं। और पिछले 10 महीने का कार्यकाल था, और आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने जो हमारे को बिल्कुल लोकसभा में भी हुए हैं, तो लगातार बड़ी योजना को, हाँ ये जरूर है कि जनता इनको जान गई है। और आप परिणाम स्वरूप हरियाणा का चुनाव भी देख सकते हैं। अब देखिए आप, पूरे देश में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव को लेकर के इन्होंने विरोध किया। आप देखिए कि जब वक्फ बोर्ड की संशोधन की बात आई तो इन्होंने विरोध किया। तो ये जनता धीरे धीरे सब इनको जान गई है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें इनकी रह गई है ना, और हमारी लगातार तीसरी बार हरियाणा में लगातार सरकार आई है और पूर्ण बहुमत की आई है। तो जनता लगातार देख रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसके बाद अच्छा नहीं। वास्तव में राष्ट्र के लिए समर्पित है, निष्ठावान है, कार्य करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे और आकलन करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ में जीत रही है और जीतेगी भी। राजकुमार जी से जवाब लेते हैं। राजकुमार जी, आपने सुना सुमित जी को। साथ ही मेरा एक सवाल है, परिवारवाद का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगातार लंबे समय से जो है वो लगता हुआ आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें झुंझुनू सीट की, अमित ओला के बेटे का नाम चल रहा है, ब्रजेंद्र ओला, शायद उन्हें टिकट दी जा सकती है कांग्रेस पार्टी की ओर से। दौसा में मुरारी लाल मीणा जी, उनके परिवार में के किसी सदस्य को टिकट का नाम चल रहा है। रामगढ़ की बात करें तो जुबेर खान की पत्नी या बेटे में से किसी एक का नाम चल रहा है। तो लगातार ये परिवारवाद का जो नाम है, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पर, लगातार बीजेपी लगातार हमलावर भी रही है। क्या कहेंगे सर? राहुल जी, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा जी के बेटे अविनाश का नाम बड़े जोर शोर से चल रहा है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल। बेंसला जी का नाम चल रहा है, विजय बेंसला का, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और ये परिवारवाद की बात करते हैं तो राजस्थान में तो ऐसे भी सांसद है जो 4-4 बार से सांसद बन गए, आज भी उनको 5 मिनट बोलना नहीं आता, उसको भी जनता डोरी है। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह को देख लो आप, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अमित शाह अपने बेटे के लिए बीसीसीआई के सारे नियम कानून चेंज करवा के उसको रखता है, ये क्या परिवारवाद नहीं है? अनूप ठाकुर को देख लो, कल्याण सिंह को देख लो, उसके बेटे को, और उसके पोते भी आज भी यूपी की सरकार के अंदर मंत्री बैठे, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और आप कांग्रेस के और जो गांधी फैमिली के ऊपर परिवारवाद का जो मोड़ लगाते हो, मैं एक लाइन में, अगर समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा। सोनिया गांधी के पास 2 बार ऐसे मौके थे, वो अपने बेटे को या बेटी को, राहुल जी को या प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने इस देश के योग्य व्यक्ति जो अर्थशास्त्री थे, इस देश को जिस चीज की आवश्यकता थी, 2 बार दूसरे को बनाया। इनसे तो कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना कि संगठन सर्वोपरि संग, हमें तो पता है तुम चलते हुए पर्ची से हो, जब तक पर्ची नहीं आएगी तो कोई सर्वे कुछ कर ही नहीं पाएगा। चलना तो कहीं ना कहीं पर्चियों से ही है, वो निश्चिंत है, उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये अभी इन्होंने बोला कि विधेयक आया,
वन नेशन का भी तो सिर्फ आपके कैबिनेट में पास हुआ है, अभी तो उन्होंने पारित भी नहीं किया, विरोध कहां से करेंगे? झूठ बोलने, मैंने बोला ना, ब्राह्मण भाषण और भ्रमित, ये चीज भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार रहा है। कहते हैं जुमलेबाजी, भाई 15-15 लाख की जुमलेबाजी किसने की थी? जी 2 करोड़ हर साल नौकरी की जुमलेबाजी किसने की थी? चीन को लाल आंख दिखाने की जुमलेबाजी किसने की थी? किसानों को एमएसपी देने की जुमलेबाजी किसने की थी? महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने की जुमलेबाजी किसने की थी? अभी आप स्वयं डेली डिबेट में बैठते हो, पिछले 1 महीने से राजस्थान शर्मसार हुआ है, 8 नाबालिगों के साथ रेप केस हुए हैं। क्या बात करते हो? ये राजस्थान इन 100 दिन के अंदर जितना बिजली के लिए तड़पा है, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आई, जितना पानी के लिए तड़पा है, और जिस अभी अतिवृष्टि हुई, न इनके पास कोई सिस्टम था, कितनी जाने गई है इनके अव्यवस्थाओं के कारण, ये वहां पे पुलिस प्रशासन या जाब्ता भी नहीं लगा पाए, और उसके बाद में किसानों की फसलें अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई। और इनके मंत्री जी कभी कैबिनेट की मंत्री में जाते बोलते मैं मंत्री हूं, और जब किसान मुआवजा की लेर बात चल जाती तो मैं मंत्री नहीं हूं। ऐसे 100 दिन प्रदेश की जनता अबोर नहीं चाहती। अगर आज पूरे इलेक्शन करवा ले तो इनको आईना पता चल जाएगा। और ठीक है, आज ये बात बोल रहा हूं, इस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद फिर बैठेंगे राहुल जी और ये बात फिर दोहराऊंगा कि कांग्रेस 60 सीटों पर जीत रही, इनकी एक सलूम्बर सीट थी वो भी इनके हाथ से जा रही। जी चलिए सुमित जी, आपने सुना राजकुमार जी को। साथ ही उपचुनाव में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में उस परफॉर्मेंस को बीट करना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, ये चुनौती तो बिल्कुल व्यक्ति को लेनी चाहिए, और चुनौती जब लेता है, लक्ष्य बनाता है, जी लेकिन जब उसका मार्ग प्रशस्त होता है, उसका लक्ष्य अच्छा होता है, राष्ट्र की सेवा के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, तो लक्ष्य बिल्कुल सरल लगने लगता है। जी मैं उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ना सत्ता प्राप्ति है, उद्देश्य इस जनता की सेवा करना है। इसीलिए हरियाणा, केंद्र सरकार, राजस्थान में लगातार जो सरकार बनी, उसके जनता के सामने परिणाम है, और बिल्कुल आपके सामने भी। अभी इन्होंने, आपने जैसे परिवारवाद का इन पे आरोप लगाया, जी क्योंकि मैं परिवारवाद पे बोल रहा था बिल्कुल कि लगातार, तो आपने 3 सीटें इनको तुरंत गिनाई, लेकिन आप देखिए इन 3 सीटों पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, और तुरंत जवाब दिया कि साहब रामगढ़ पर और दूसरी सीट पर ये बता रहे थे। सलूम्बर विधानसभा सीट पर भी आपके जो विधायक है इमोशनल राहुल जी मेरा पहला सवाल यही था कि सर्वे में किसी का भी नाम आओ, चाहे उनके रिश्तेदार का हो या कार्यकर्ता का हो, इन्होंने शायद सुना नहीं, इनको सुनना चाहिए। मैंने ये लाइन पहले यूज की है कि सर्वे में किसी का भी नाम आओ, कांग्रेस उसको टिकट देगी। हम आपकी तरह नहीं है पर्ची आके टिकट आएगा, हमारा सर्वे के साथ खुंदा चलता है। अब ये झूठ क्या राहुल गांधी जी से सीख करके आए हैं, तुरंत अभी 2 मिनट में बदल गए। नरेंद्र मोदी से तो नहीं, उससे बड़ा झूठा तो अभी कोई भी नहीं है, 3 उससे तो जगह नहीं सीखे, दौसा में हमें मालूम है। मुरारीलाल मीणा जी की बेटी की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अरे तो भाई, यहाँ पर हमने पहली लाइन ये बोली है, सर देखिए, जिसका नाम आएगा उसको देंगे, वो चाहे नहीं मुरारी है। जी की बेटी हो या शुरू किसी से की ही बेटी हो। हम ये अब थोड़ी मैं क्या बोल बोल रहा हूँ रहे, आपको, खुला बोला है, सर्वे में जिसका राजकुमार नाम आएगा उसको देंगे। फिर बोलने अब लग आपसे जाते हो पूछ के बीच में। थोड़ी टिकट देंगे कि आपने हम जब भारतीय बोला, जनता मैं पार्टी बोलने वाले लगा, बताओ ये मुरारी जब लाल जी की भारतीय बेटी है। जनता पार्टी और राजकुमार जी कांग्रेस में आपके पास यही वापस था। आएंगे, एक बार सुमित जी को बोल लेंगे। बिल्कुल। सुमित जी देखिए, आप परिवारवाद की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं सलूम्बर सीट की बात करूं तो वहां पर भी परिवारवाद का कार्ड जो है बीजेपी खेलने जा रही है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि इमोशनल कार्ड खेलते हुए जो दिवंगत अमृतलाल मीणा है उनके बेटे अविनाश या उनकी पत्नी को टिकट देने की बातें चल रही है। देखिए, सिंपैथी की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैंने बताया कि कार्यकर्ता बात बिल्कुल चल रही है। अगर उनके बेटे ने निश्चित ही जनता के लिए, अपने पिताजी के साथ में जनता के हित के लिए, संगठन के लिए और संगठनात्मक रूप से जनता के लिए सेवा की है, तो टिकट मिलेगा। और ये कंफर्म नहीं है लेकिन अभी। दूसरी बात, लेकिन आपने जैसे इन 3 सीटों का नाम लिया, तो ये उस बात को तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि देखिए यहां तो है, लेकिन इनके यहां पर भी है। तो मैं सबसे पहले राजकुमार जी को कहूंगा कि इन्होंने इस बात को, परिवारवाद को स्वीकार कर लिया 3 सीट पे। तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद कि आज इन्होंने कम से कम स्वीकार तो कर लिया कि कांग्रेस में परिवारवाद है। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि विकास क्या की बोल बात रहा हूँ, कर रहे हैं। किसने स्वीकार कर लिया भाई? सुना ही नहीं दिया क्या मैंने पहली लाइन क्या बोली है? सुना ही नहीं दिया तुम्हें कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको मिलेगा? ये जबरदस्ती फिर झूठे वापस आरोप बीच में बोलने लगाना, लग गए। कम से कम मैं सही। और निवेदन बीच कर में रहा तो तुम हूं झूठ कि बोलोगे जब तो झूठ व्यक्ति सुनूंगा। आपका मौन कर्म स्वीकृति आएगा भी तो स्वीकृति होती सुनने है, का आप मादा झूठ होना बोलोगे चाहिए तो झूठ व्यक्ति। सुनूंगा या बैठ के? अगर सुनने का आपकी झूठ मादा सुनने के व्यक्ति लिए में बैठा नहीं हूँ क्या? है, चलिए
नहीं, तो गलत बात, बीच में गलत नहीं बात। बोलना चाहिए। मैं बीच मैं में बार बार बोलूंगा, बार बार राजकुमार जी, बोलूंगा, आप झूठ बोलोगे मैं बार बार बोलूंगा। आपकी झूठ सुनने के लिए कोई बैठा है क्या? आप चलिए कुछ राजकुमार बोलोगे जी, और राजकुमार जी, हम चुपचाप झूठ बैठ रहे हैं, नहीं उसका है, मतलब है कि कांग्रेस उसको को मौन परिवारवाद स्वीकृति। नहीं है, ये झूठ हमने है क्या? पहले बोला है, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको कांग्रेस टिकट में मिलेगा। परिवारवाद सुना नहीं ही है नहीं क्या? देता है क्या? शायद लगता है भारतीय कांग्रेस जनता में पार्टी के राजकुमार जी, परिवारवाद प्रवक्ताओं नहीं को है अच्छी क्या? सही बातें राजकुमार सुनाई जी, नहीं देती है। राजकुमार राहुल जी, जी, देखिए मैं बीच में टोकूंगा, अनुशासनहीनता, झूठ बोलोगे तो बीच में, या तो आप निर्वाचन रोकिए इनको। अनुशासनहीनता, आप यहाँ बिल्कुल। बैठ के चला रहे हो, आप लगातार बताइए इनको उन्होंने क्या बोला अनुशासनहीनता है। से देखिए, आप बार सामाजिक बार उस कार्य नहीं पॉइंट को करता पिन है। पॉइंट करते जा रहे हो, इसका मतलब क्या तो है? फर्क कांग्रेस आप और बोलिए फिर भारतीय बीच में, जनता या पार्टी तो हमें सिर्फ बोलना इतना पड़ेगा फिर समझिए उसके लिए। कि चलिए देखिए, कांग्रेस आप दोनों ही मेहमानों से दरख्वास्त करना चाहूंगा इस चर्चा को डिसिप्लिन पार्टी बहुत जी एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अच्छे बिल्कुल। तरीके से मैं भी यही कहता हूँ, आदमी सुनता कुछ है बोलता कुछ है। या तो आप बताइए, मैंने 2 बार बोला कि सर्वे बिल्कुल में आपने जिसका ओपन नोट नाम में आएगा कहा था। चाहे वो कोई भी हो, जी, तो क्या इनको समझ में नहीं आते क्या ये शब्द बार बार? अगर मैं इनकी झूठ पे अब चुपचाप बताइए, बैठा हूँ मैंने तो बार निश्चित बार तौर पर कहा राहुल जी है वो मौन कि स्वीकृति की श्रेणी में पार्टी आता है, कांग्रेस और जनता पार्टी उसको गलत परिवारवाद समझती है, निश्चित इसलिए रूप से झूठ है, बोलेंगे मैं उनको टोकूंगा। 100% है। बार बार बोलने से, तेज बोलने से झूठ सच थोड़ी हो जाता है राजकुमार जी। अरे भाई, ये दुष्यंत सिंह समझ में नहीं आया ये क्या था? अमृतलाल में अब अरे इनका दुष्यंत सिंह जी परिवारवाद, कितने वोटों इन्होंने से क्या जीते हैं बोला मालूम है क्या कि हाँ आपको? अगर जनता बोलेगी तो देंगे, तो क्या अरे इनको कितने अमृतलाल वाला लाखों तनुमर वोटों जी से, को अरे परिवारवाद भाई निकल नहीं आया? उसमें समझ नहीं बोलिए रहे। ना, क्या दुष्यंत सिंह आपके जी लिए का परिवारवाद की श्रेणी अलग है क्या? देखिए, का मार्जिन परिवारवाद, देखा था जातिवाद, आपने? ये फैक्टर तो लगातार लंबे समय से चले आ रहे हैं। आज ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि देखिए, बीजेपी भी कई सीटों पर परिवारवाद जो है उन्हें टिकट मिलेंगे, उन्हें देखना आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो। तो ये बात आपने भी कही है, तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद, जातिवाद इन्हें साइड रखकर पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता शायद कोई भी पार्टी करती होगी। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं जातिवाद, सकते। जातिवाद का भी रहता है और परिवारवाद, ये दोनों फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर रहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। देखिए अफजल भाई, मैं निवेदन ये कर रहा हूं जी, कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। और ये जो अभी जो फर्क देखा ना आपने कि कांग्रेस के प्रवक्ता और सर आप कह भारतीय रहे हैं जनता पार्टी में, परिवारवाद नहीं है, तो लेकिन फिर यही मैं, फर्क मेरा है, सवाल फिर वही है कि अनुशासनहीनता। भाई अमृतलाल जी, मीणा परिवारवाद नहीं दिख रहे हो। जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूं बार बार कि जी, इतना ही फर्क है। लेकिन चलिए लेकिन आप कह रहे हैं भाजपा भाजपा के अंदर परिवारवाद नहीं है, तो सलूम्बर विधानसभा सीट से क्या जो नाम चल रहे हैं क्या उन्हें नकार दिया जाएगा? आप देखिए, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जहां परिवारवाद, अगर आप लगातार किसी परिवारवाद से एक व्यक्ति जी, विशेष को जोड़ते हैं जो कि एक अच्छा कार्यकर्ता है, जनता के लिए कार्य कर रहा है, मैंने बताया ना कि बिल्कुल फाइनली निश्चित रूप से जिताऊ चेहरा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि जिताऊ चेहरा हो तो नहीं हो, जो लेकिन चेहरे परिवारवाद विधानसभा पहले चुनाव में, बोलते जो हैं। बीजेपी के चेहरे कैंडिडेट जिन्हें आपने उतारा था और इन सीटों पर हार गए थे, क्या उन पर दोबारा बाजी खेली जाएगी? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता सिर्फ संगठन सर्वोपरि मान करके, संगठन के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता और जी, जिताऊ चेहरा, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उनको टिकट दिया जाएगा। और अगर बात करें कि चुनाव में प्रचार की, तो चुनाव प्रचार में बिल्कुल झूठ बोलने में अगर कांग्रेस जो माहिर हो चुकी है, जी, लेकिन जनता सब जानती है कि पूर्व में जो पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार ने राज्य की जनता के लिए जो कार्य किए हैं। अब आप देखिए, एक पेपर लीक की बात करते हैं अगर अपन, आज कितने व्यक्ति फर्जी, मतलब सब इंस्पेक्टर, फर्जी टीचर, फर्जी सर पटवारी पेपर पकड़े लीक गए। पे किसी अब और दिन आप ये बात करेंगे। बताइए, जी, सुमित जी माफ कीजिएगा, तो पेपर ये लीक पे किसी मूल और दिन मुद्दे बात हैं, करेंगे। उनके लेकिन लिए देखिए तो सरकार बन। जी, जी, एक सवाल, एक सवाल मेरा यह है कि जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं हावी रहते हैं, बिल्कुल। विप्र महासभा ने हाल ही में मांग रखी है कि कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मण को दौसा में टिकट दें, क्या कहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा से भी उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, हर जाति के, जाति विशेष की और हर व्यक्ति की एक लालसा होती है, आकांक्षाएं होती है, अपेक्षा होती है कि बिल्कुल हमारे व्यक्ति को मिलना चाहिए, हमारा समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन वो उनका फर्ज था और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, संगठन के लिए जो निष्ठा से कार्य कर रहा है, जनता के लिए सेवा कर रहा है, हम उसको पहली प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल जातिवाद, बिल्कुल आप जो कह रहे हो वैसा है, बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर, ना परिवारवाद है ना जातिवाद है। यहाँ चलिए, जिताऊ चेहरे वाली बात है, तो निश्चित रूप से जीतेंगे। वो जिताऊ जी चेहरा परिवार के अंदर का भी हो सकता है। देखिए, अगर मैंने बताया कि वो परिवार के अंदर का जो व्यक्ति, लेकिन वो संगठन के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता अगर रहा हो, चलिए, जनता जी, के लिए कार्य कर रहा हो, तो लगातार उसे वो टिकट सक्रिय दिया जा सदस्य सकता है। रहा हो, तो बिल्कुल इसके अंदर एक ऑप्शनल है, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था वो है, बिल्कुल है। जी, क्योंकि मैंने बताया जिताऊ चेहरे का मतलब ये नहीं लेकिन किसी गलत व्यक्ति को दे दिया, लेकिन क्योंकि ये तो सिर्फ चुनाव से पहले की बातें हैं, जी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल व्यवस्थाएं और विचारधारा और नजरिया सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि
अभी आप देखिए 115 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में है और लगातार विकास की जो गंगा बह रही है राजस्थान में। आप पेपर लीक पे आप मुझे बोल रहे थे, लेकिन पेपर लीक आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति का जीवन खराब होता है ना बॉस, बिल्कुल निश्चित रूप से वो नहीं, बिल्कुल सर, उस मैं मानता सरकार हूं को। पेपर लीक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान का। इस पे हम 2-3 बार चर्चा कर भी चुके हैं, आने वाले समय में फिर से करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है उपचुनाव, उसमें जातिगत फैक्टर कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। राजकुमार जी के पास आना चाहूंगा। राजकुमार जी, वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी क्या फिर से गठबंधन, इन 7 सीटों में गठबंधन की तरफ जाएगी, या हर एक सीट पे अपने उम्मीदवार उतारेगी? क्या कहेंगे सर? राहुल जी, कांग्रेस ने अभी पूरी तैयारी से अपने उम्मीदवारों की कर चुके हैं, लेकिन आला कमान का जो भी फैसला आना है, जी। इंडिया ब्लॉक के साथियों के साथ रहना नहीं रहना अभी तय नहीं हुआ है। समय आने पर वो भी बता दिया जाएगा। वो ये फैसला आला कमान के ऊपर है। और जातिगत बात रही तो ये राजनीति के दो ऐसे चेहरे, राहुल जी, इसको नकारा नहीं जा सकता। जातिवाद, ये सारी चीजें। और साथ ही मैंने ये बात फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा हंसी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग होती है और वही लोग कांग्रेस के लिए उस परिवारवाद की परिभाषा अलग बताते हैं। खैर, वो अपना अपना विचार व्यक्तित्व है, कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी जितनी भी सीटें हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस ने पूरा सर्वे करवाया है। जो व्यक्ति जीता हो, कैंडिडेट होगा, वो किसी भी जाति समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। कांग्रेस ने कभी धार्मिक और जातिवाद की राजनीति कभी नहीं की है। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट नहीं मांगे। कांग्रेस ने कभी जात को जात से लड़ा के वोट नहीं मांगे। हमेशा वो सबकी पार्टी है, इस देश की आत्मा, इस देश की पार्टी। और अभी भी जो सर्वे होगा उसमें किसी का भी नाम हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, उसी को ही टिकट दिया जाएगा। चलिए, एक पोल हम करते हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो आज का जो पोल हमारा था वो था, उम्मीदवार चयन में क्या जातिवाद हावी है? तो इसमें 60% लोगों ने कहा है हाँ बिल्कुल हावी रहता है जातिगत फैक्टर। 25% लोगों का कहना है नहीं है, और 15% लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी पोल के आधार पर क्लोजिंग नोट सबसे पहले राजकुमार जी आपसे, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए बस क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। तो क्लोजिंग नोट इस जी पोल के मद्देनजर। जी, बिल्कुल। जातिवाद राजनीति में चाहे वो किसी भी स्तर की हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या छोटी सा जनपद, जिला परिषद, यहाँ तक कि हम सरपंच की भी बात करते हैं, वार्ड मेंबर की, तो निश्चित रूप से जातिवाद पर राजनीति में हावी होता है। जहाँ जिस समुदाय या जिस कास्ट की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे वो हावी होता है। और ये इसको नकारा नहीं जा सकता। ये जातिवाद होता ही है राजनीति में। चलिए, सुमित जी, क्लोजिंग नोट सर। ये जो पोल अभी मैंने आपके साथ साझा किया, इस पोल को लेकर कितना आप एग्री करते हैं, उम्मीदवार चयन में जातिगत फैक्टर कितना हावी होता है? 60% लोगों ने कहा है हाँ बिल्कुल होता है हावी टिकट वितरण के दौरान। 25% कह रहे हैं नहीं होता, और 15% ने कहा है कुछ कह नहीं सकते। कितना एग्री करते हैं? और इसी पोल को लेकर सर क्लोजिंग। बिल्कुल बिल्कुल कि जब चयन किया जाता है उम्मीदवार का, जी। तो जातिगत समीकरण बिल्कुल देखे जाते हैं, लेकिन उससे पहले विकास की बात करें और निष्ठावान कार्यकर्ता की बात करें, जनता के हित के लिए जो कार्य कर रहा है कार्यकर्ता, उसकी बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल वो बाद में है जातिवाद की बात, जिताऊ चेहरे के अंतर्गत अगर वास्तव में ये वाली बात आती है तो बिल्कुल जातिगत, क्योंकि कहीं पर वास्तव में कई कई जगह कई जातियों बाहुल्य क्षेत्र में है। लेकिन अभी जैसे राजकुमार शर्मा जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, लेकिन इन्होंने कभी मुस्लिमों के लिए कुछ किया भी नहीं। और तुष्टिकरण ये निश्चित रूप से हमेशा करते आए हैं, और लगातार सिर्फ वोट बैंक के अलावा भारत के सभी मुस्लिमों के साथ इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे भारत में सभी मुस्लिम समाज के लिए यदि वास्तव में विकास का कार्य किया है, कोई अच्छे फैसलों पर लाया गया है, किसी विचार को फैसले को लाया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लिया है। तो ये क्या झूठी बातें करने से काम नहीं चलता, विकास करना पड़ता है। और विकास करने के बाद जब चुनाव की बात आती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति आश्वस्त होता है, और जो मेहनत करनी है जीतने के लिए और विकास के लिए, वो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता सब जानती है, पारदर्शिता लगातार बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के काल में, और उस पारदर्शिता का फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, राजकुमार जी माफ कीजिएगा, क्योंकि चर्चा का समय जो है वो समाप्त हो चुका है। आपका जो मुद्दा है वो अगली बार के लिए बचा के रखिए, अगली बार आपसे जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो अब हो चुका है, और ऐलान होने के बाद ही टिकट के जो दावेदार हैं वो सक्रिय अपने अपने क्षेत्र से होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन टिकट वितरण में बात करें अगर जातिवाद की या परिवारवाद की, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। अब देखना यह होगा कि टिकट आखिर किस आधार पर, किस क्षेत्र में, किस आधार पर जो है पार्टियां वितरित करती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।